एक ऐसी कंपनी जो शुरू में तो सिर्फ एक छोटी सी टैक्सी बुकिंग ऐप थी, उसी कंपनी ने साउथ ईस्ट एशिया के 8 कंट्रीज में से टैक्सी माफिया को जड़ से उखाड़ फेंका। उबर जैसे ग्लोबल जायंट की शानदार एंट्री को फेल किया और उसके सारे ऑपरेशंस अपने रीजन में खरीद लिए। जहां कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया, वहीं पर इस कंपनी ने एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड किया जिसने इसे कोविड-19 के खत्म होने के बाद $40 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचाया। इस कंपनी के फाउंडर के विजन ने इस कंपनी को अपने रीजन का टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स किंग बनाया। ये कहानी है ग्रैब कंपनी की और उसके विजनरी फाउंडर एंथनी टेन की। अर्ली 2000 में साउथ ईस्ट एशिया जैसे वोलेटाइल और अनसेफ रीजन में टैक्सी बुक करना और उसमें चढ़ना एक रिस्क माना जाता था। ड्राइवर से स्कैम करते थे, सेफ्टी इश्यूज कॉमन थे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता था, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया जैसी इमर्जिंग मार्केट में स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए अपने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और ऑफिस जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। खासतौर पर फीमेल एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स के लिए सिक्योरिटी के इश्यूज थे। ड्राइवर्स पर उस टाइम कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था और इसी केओस के बीच ये देखा गया कि कुछ पावरफुल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स इस फील्ड में अपनी मोनोपोली बनाना चाहते हैं और उसे फुली कंट्रोल करना चाहते हैं और उसे अपने हिसाब से चला रहे हैं। और इसी प्रॉब्लम के पीछे $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी छुपी हुई थी और इसी अपॉर्चुनिटी को एक 30 साल नौजवान एंथनी टेन ने एनालाइज किया। एंथनी टेन एक मलेशिया की वेल्थी ऑटोमोबाइल फैमिली में 1982 में बोर्न हुए। क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे तो उन्होंने मलेशिया के टॉप स्कूल्स और कॉलेजेस में अपनी इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन हासिल की और फिर इकोनॉमिक्स में बैचलर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूएसए चले गए और इसी के साथ बिजनेस में एमबीए करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए और इसी स्कूल में उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की इन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया। अपने फैमिली बिजनेस को कुछ साल चलाने के बाद 2012 में एंथनी टेन ने अपनी टैक्सी बुकिंग ऐप लॉन्च की और अपनी कंपनी माई टैक्सी को मलेशिया के कैपिटल सिटी कुआलालंपुर में रजिस्टर किया। अपने एप्लीकेशन की प्रमोशन की और अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट टीम बनाई। कंपनी को फास्ट एक्सपेंड करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया के सभी टैक्सी ड्राइवर्स को अपनी टैक्सी रजिस्टर करने और अपनी प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन दिया गया। कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कस्टमर्स के लिए सिक्योर टैक्सी बुकिंग और ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटी दी गई, जहां वो ड्राइवर की प्रोफाइल देख सकते थे, उसकी रेटिंग देख सकते थे, उसके बिहेवियर का रिव्यू और कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पढ़ सकते थे और टैक्सी की लाइव लोकेशन किसी के भी साथ शेयर कर सकते थे। अब क्योंकि एक इकोसिस्टम बन चुका था तो मलेशिया में सक्सेस के बाद एंथनी टेन ने अपनी कंपनी को पूरे रीजन में एक्सपेंड करना शुरू किया। लेकिन पहले सवाल ये था कि साउथ ईस्ट एशिया एक सिंगल मार्केट नहीं है, तो फिर कैसे हर कंट्री के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रैफिक कंडीशंस, लॉ और रेगुलेशंस को डील किया जाए। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए एंथनी टेन ने साउथ ईस्ट एशिया के 8 कंट्रीज में, जिनमें सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस तक शामिल हैं, उनमें अपनी मलेशिया की बनाई हुई टीम नहीं भेजी, बल्कि वहां पर अलग से ऑफिसेज बनाए और वहां के लोकल सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट दी। वहां के लोकल्स अपनी मार्केट को अच्छे तरीके से जानते थे और वहां के टैक्सी ड्राइवर्स को भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का मौका मिल चुका था। एक्सपेंड करने के दौरान 2016 में एंथनी टेन और उनकी फैमिली सिंगापुर शिफ्ट हो गई, जहां पर उन्होंने कुआलालंपुर से सिंगापुर अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर शिफ्ट किया। सिंगापुर की सिटीजनशिप मिलने के बाद माई टैक्सी का नाम 2016 में ही ग्रैब रखा गया।
ग्रेब जब 2012 में शुरू हुआ था तो उसके एक साल बाद उबर जैसा जायंट 2013 में इस रीजन में आ चुका था। उबर ने भी अपनी ऐप का प्रमोशन किया और ऑफिस बनाए और एक जायंट की तरह एंट्री ली। उस वक्त उबर पूरी दुनिया में और खास तौर पर अमेरिका में काफी मशहूर था। उबर अमेरिका हो या यूरोप या फिर चाहे एशिया की मार्केट्स, हर जगह उबर ही डोमिनेट कर रहा था। ये एक ट्रेंड बन चुका था कि उबर जिस भी मार्केट में इंटर होता वहाँ के कॉम्पिटिटर्स और बाकी टैक्सी बुकिंग कंपनीज या तो बैंकरप्ट होकर बंद हो जाती या फिर अपने ऑपरेशंस उबर को सेल कर कर मार्केट से एग्जिट ले लेती। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया एक डिफरेंट मार्केट थी जिसे सिर्फ वहाँ के लोकल्स ही अच्छी तरीके से समझ सकते थे। उबर के पास टेक्नोलॉजी थी, फंडिंग थी, ग्लोबल रेप्यूटेशन थी, लेकिन ग्रेब के पास वहाँ के लोकल्स की अंडरस्टैंडिंग थी। वो सभी चीजें जो एक लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कंपनी को बाकी कॉम्पिटिटर से अलग बनाती हैं, वो सिर्फ ग्रेब को ही इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। ग्रेब के पास कैश पेमेंट सपोर्ट था। ग्रेब ने लोकल बाइक राइड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया, ट्रैफिक और सेफ्टी रियलिटीज को समझा और लोकल ड्राइवर्स की टीम के थ्रू कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व किया। और इतने सालों से जो एंथनी टेन ने रिसर्च की और अपनी पावरफुल टीम तैयार की और एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाया, उसी ने उबर को बहुत ही टफ कंपटीशन दिया, जिसकी वजह से 2018 में उबर ने पहली बार एक मार्केट से अपने ऑपरेशंस सेल कर एग्जिट ली और वही ऑपरेशंस ग्रेब ने खुद खरीदे। जब 2019 में कोविड पेंडेमिक की पहली लेयर आई तो सभी एम्प्लॉयज और जॉब सीकर्स वर्क फ्रॉम होम करने लगे। स्टूडेंट भी ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे और घर में ही क्लासेस अटेंड करने लगे। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो गई और उसी वक्त फूड डिलीवरी, डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के बिजनेस ने बूम पकड़ा। इस ग्रोथ को देखते हुए कई सारे स्टार्टअप्स शुरू हुए जिनमें गोजेक, टच एंड गो और फूड पांडा हैं। पांडा पिछले कई सालों से मार्केट में था, लेकिन उस वक्त उसकी ग्रोथ डबल हो चुकी थी। और इन्हीं सभी बढ़ते हुए कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए एंथनी टेन ने एक इकोसिस्टम बनाया और अपना एक सुपर ऐप लॉन्च किया जिसमें लॉजिस्टिक्स, फूड डिलीवरी और फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन दिया। और इसी एक सुपर ऐप को ऑल इन वन ऐप के टैग से दोबारा प्रमोट किया। और जब कोविड 2-3 साल लंबा चला तो उसकी वजह से इन सर्विसेज में ग्रोथ भी डबल हो चुकी थी। न्यू कॉम्पिटिटर से ज्यादा ग्रेब ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया क्योंकि उसकी पहले से ही टैक्सी बुकिंग, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल डिजिटल पेमेंट का एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम था। 2019 के बाद 2021 तक इन्हीं 2-3 सालों में ग्रेब ने बाकी कॉम्पिटिटर से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया। फूड पांडा, गोजेक और टच एंड गो के पास सिर्फ 30% ही मार्केट शेयर था, जबकि अकेले ग्रेब के पास 70% मार्केट शेयर था। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद और ग्रोथ के बाद एक्सपेंशन के लिए अब ग्रेब को एंजल इन्वेस्टर्स के फंडिंग की जरूरत थी। और ग्रेब की इसी ग्रोथ को देखते हुए कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स ने भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और ठीक 2 सालों बाद 2021 में कंपनी की वैल्यूएशन तेजी से ग्रो करने लगी। 2021 के मिड में एक मीटिंग की जाती है बोर्ड ऑफ मेंबर्स, एंजल इन्वेस्टर्स और फाउंडर की तरफ से और ये डिसाइड होता है कि दिसंबर 2021 में पहली या फिर दूसरी डेट को ही ग्रेब का आईपीओ नस्डैक आईपीओ यूएसए में लॉन्च किया जाएगा और ठीक उसी तारीख को उसका आईपीओ रजिस्टर किया जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। 2021 के दिसंबर में कंपनी का आईपीओ $40 बिलियन की वैल्यूएशन पर नस्डैक आईपीओ पर लिस्ट किया गया। साउथ ईस्ट एशिया का पहला ऐसा स्टार्टअप था जो इतनी बड़ी वैल्यूएशन के साथ यूएसए की स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। कंपनी की लिस्टिंग के बाद फाउंडर एंथनी टेन की सेल्फ नेटवर्थ $1 बिलियन क्रॉस कर गई और उनका नाम फॉर्च्यून्स के टॉप 40 साल बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल किया गया। और उसके बाद ग्रेब कंपनी का नाम दुनिया के टॉप 100 बिलियन स्टार्टअप्स में लिस्ट किया गया, जो कि $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन पर कोविड के बाद लिस्ट हुए थे।
इतनी बड़ी सक्सेस के बाद फाउंडर, कंपनी की टीम और उनके इन्वेस्टर्स को ये लगा था कि अब कंपनी और ज्यादा एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के बाद अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगी और अपनी वैल्यूएशन को भी डबल करके दिखाएगी। लेकिन आईपीओ के लॉन्च के बाद इसका उल्टा ही हुआ, क्योंकि सेम ही मंथ दिसंबर की लास्ट डेट्स में 2021 में कंपनी की वैल्यूएशन $40 बिलियन से कम होकर $26 बिलियन तक पहुंच गई। यानी कि कुछ ही दिनों में कंपनी की वैल्यूएशन $14 बिलियन तक कम हो चुकी थी, क्योंकि 2021 के एंड होने तक कोविड-19 पेंडेमिक खत्म हो चुका था और लोकल मार्केट्स खुल रही थी, लॉकडाउन्स हट रहे थे और लोग लोकल मार्केट्स की तरफ ज्यादा जा रहे थे। साउथ ईस्ट एशिया के लोग 2 साल अपने घरों में रहे और डिजिटली अपने आप को मेंटेन करते रहे, अपने सारे पेमेंट्स करते रहे और सारी चीजें ई कॉमर्स से मंगवाते रहे। लेकिन जब मार्केट्स खुली तो सभी ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स और फूड डिलीवरी का बिजनेस स्लो हो गया। ग्रेब कंपनी का फूड डिलीवरी, डिजिटल ई कॉमर्स, पेमेंट्स और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस लॉकडाउन खुलने के बाद कम हो गया। हालांकि ग्रेब का टैक्सी बिजनेस दोबारा से चलने लगा और उसका सारा प्रॉफिट डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल पेमेंट्स का जो एक्सपेंशन था उसके ही एक्सपेंसेस में खर्च होने लगा और कंपनी लॉस में जाने लगी। इस टाइम तक आते हुए इन्वेस्टर्स भी समझ चुके थे कि कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ एक टैक्सी और कैब बुकिंग बिजनेस से आ रहा है, जो कि दूसरे बिजनेसेस के लॉस कवर करने पे लग जा रहा है। इन्वेस्टर्स को 2022 में कंपनी में अब कोई वैल्यू नहीं दिख रही थी। एंजल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने कंपनी में आईपीओ लिस्टिंग से पहले इन्वेस्ट किया था, वो अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर्स सेल करने लगे। रिटेल इन्वेस्टर्स भी कंपनी के शेयर्स सेल करने लगे और देखते ही देखते जो कंपनी लिस्ट की गई थी $40 बिलियन 2022 के मिड तक आते हुए वो ही वैल्यूएशन -53.5% से कम होकर $12.4 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। कंपनी एक्सपेंशन के लिए और अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए अपना प्रॉफिट कंपनी के एक्सपेंसेस में लगा रही थी और सारा प्रॉफिट दोबारा री इन्वेस्ट कर रही थी। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए एंथनी टेन एक बोर्ड मीटिंग अरेंज करते हैं और उसमें अपनी सारी ब्रीफिंग देते हैं। उस मीटिंग के बाद डेविड कू, जो कि एक एंजल इन्वेस्टर हैं ग्रेब के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि कंपनी अपना मार्केट शेयर नहीं खोना चाहती और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी लीडरशिप की पोजीशन को बरकरार रखने के लिए अपना प्रॉफिट से एक्सपेंसेस पूरे करती हैं और इसी वजह से सर्विस की प्राइसेस कंपनी नहीं बढ़ाना चाहती और अपने ही प्रॉफिट से एक्सपेंस पूरा करने के साथ साथ अपने कस्टमर को बेनिफिट देती हैं, जो कि कंपनी को आगे चल के एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस देगा और कंपनी दोबारा से प्रॉफिट जनरेट करेगी। ग्रेब कंपनी लॉसेस में होने के बावजूद अपना कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए अपनी तरफ से हर वो स्ट्रेटजी अप्लाई कर रही थी जिससे कंपनी का मार्केट शेयर अपने रीजन में टॉप पर रहे। कंपनी के फाउंडर एंथनी टेन ने खुद ये स्टेटमेंट दी कि ग्रेब कंपनी का मेजर फोकस अपना कस्टमर को अपनी सर्विसेज को अपने कस्टमर तक पहुंचाना है और अपने सुपर ऐप के जरिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना है, ताकि हम इस रीजन में नंबर 1 पोजीशन पर रहें और कस्टमर की पहली चॉइस बने। उसी के साथ कंपनी के फाउंडर एंथनी टेन ने यह भी कहा कि ये स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर रिलाई करती है। कंपनी की ये स्ट्रेटजी, जो कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की थी, वो सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि कंपनी अभी तो लॉस में है, लेकिन आगे चल के कंपनी अपने टाइम के साथ प्रॉफिटेबल बने और ज्यादा से ज्यादा सस्टेन करे और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे धकेल दे। ग्रेब की इसी कस्टमर के साथ लॉयल्टी ने ग्रेब को रीजन में नंबर 1 पोजीशन पर रखा हुआ है और कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दी है। इसी स्ट्रेटजी की वजह से कंपनी ने अपने कस्टमर को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दिए हैं और इसी स्ट्रेटजी की वजह से कंपनी आज साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी सुपर ऐप बन चुकी है। फूड डिलीवरी की कैटेगरी में फूड पांडा के 12 मिलियन मंथली यूजर्स, डिजिटल पेमेंट्स की कैटेगरी में टच एंड गो के 24 मिलियन यूजर्स से भी ज्यादा ग्रेब के मंथली यूजर्स हैं। ग्रेब के एप्लीकेशन के मंथली यूजर्स ऑलमोस्ट 45 मिलियन हो चुके हैं और इसी के साथ ग्रेब का टोटल कस्टमर बेस पूरे रीजन में 109 मिलियन तक पहुंच चुका है।
ये तो थी ग्रैब की कहानी, एक छोटे से टैक्सी बुकिंग ऐप से लेकर एक लॉजिस्टिक्स, फूड डिलीवरी और डिजिटल पेमेंट का एक इकोसिस्टम बनने तक, जिसका पूरा क्रेडिट कंपनी के फाउंडर एंथनी टेन और उनके अंडर काम करने वाली हार्ड वर्क टीम को जाता है, जिन्होंने कस्टमर को प्रायोरिटी देकर उसके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और उसे एज अ किंग सर्व किया।